प्रोग्राम मद्दे मुकाबल में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स को हम शामिल करेंगे उसमें सबसे पहले जजेस खत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत। धरना केस में जनरल फैज हमीद पीछे थे। हम किसी सियासी ताकत या हसास इदारे के हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे। मैं इस अदालत की तारीख का नहीं, अपने दौर का जिम्मेदार हूं। जब तक पार्लियामेंट मजबूत नहीं होगी, मुदाखलत नहीं रुक सकती। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फाइज ईसा के दौरान समाअत अहम रिमार्क्स। एक जज की जाती मालूमात सोशल मीडिया पर अफशा की गई, उसके ग्रीन कार्ड का इशू उठाया गया। इंटेलिजेंस इदारे अगर कुछ करते हैं तो इसके जिम्मेदार वजीर आजम है, जस्टिस अतर मिनल्ला ने वाजे कर दिया। आज की समाअत का खुसूसी अहवाल जो है आपके साथ शेयर करेंगे और इस पर तज्जिया भी लेंगे। इसके अलावा बात करेंगे गंदम इंपोर्ट स्कैंडल, किसानों को तबाह करने का मंसूबा कब और कैसे बना, दस्तावेजी सबूत मिल गए। 85 अरब रुपए गंदम स्कैंडल का जिम्मेदार कौन निकला, सरकारी दस्तावेजात ने वफाकी वज़रा, ताकतवर ब्यूरोक्रेसी और बड़े बड़े बिजनेसमैन के गठजोड़ का भांडा फोड़ दिया। गंदम की जरूरत नहीं थी तो निजी शोबे को इजाजत कब और किसने दिलवाई, अरबों रुपए की दिहाड़ी किस तरह लगाई गई। दस्तावेजी सबूतों के साथ सब कुछ बेनकाब करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे पीटीआई असम्बलियों से मुस्ताफी नहीं होंगे। चेयरमैन बैरिस्टर गोहर ने इस्तीफों से मुतालिक अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। बानी पीटीआई की जानिब से शेर अफजल मरवत का नाम चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए फाइनल। क्या हुकूमत भी इस नाम को फाइनल करेगी? एक अहम सवाल है जिसको आज के प्रोग्राम में उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि इस मामले के ऊपर रोशनी डाल सकें। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक जज, सीनियर कानूनदान शाखावर साहब। उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाखावर साहब। वालेकुम अस्सलाम। शाखावर साहब, आज अहम समाअत हुई ये जजेस खत के मामले पे और काफी लंबी समाअत थी। काफी धुआंधार किस्म के जो हैं वो रिमार्क्स इसमें देखने में आए, चीफ जस्टिस के, जस्टिस अतर मिनल्ला के, दीगर जजेस के। इन रिमार्क्स को कैसे देख रहे हैं और क्या लग रहा है अदालत इस मामले को कैसे देख रही है? देखिए रबिया, एक बात तो है कि ये चूंकि अब मामला सुप्रीम कोर्ट में टेकअप हो चुका है और वो भी एक बड़ी ये एक अनप्रेसिडेंटेड सी बात थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने एक लेटर लिखा और उसकी तशहीर भी हुई और उसके ऊपर पहले जो एक मरहला था उसमें फुल कोर्ट मीटिंग हुई और उसके बाद फिर वजीर आजम और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुलाकात हुई। फिर उसमें जो कमीशन इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत जस्टिस तसद्दुक जिलानी को एक सिंगल मेंबर जो है वो भी बनाया, उनको इंक्वायरी कमेटी भी बनाई गई और उसके बाद उन पे एतराज हुआ। और आज मैं समझता हूं कि अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो है 6 रुकनी बेंच इस अहम केस की समाअत कर रहा है और मेरा ख्याल है कि ये हदूद और कयूद जो है वो तय हो जानी चाहिए कि हमारे जो इदारे हैं, जितने भी रियासती इदारे हैं और हमारा जो एक ट्राइकोटोमी ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है, अदलिया का, मुकन्नना का और इंतजामिया का, इसमें जो हदूद और कयूद मुतय्यन की हैं आईन पाकिस्तान में, वो भी तय होनी चाहिए और उसमें जो एजेंसियों का किरदार है पॉलिटिक्स में, वो भी बिल्कुल मैं समझता हूँ कि हाई टाइम है और इस पे एक जुडिशियल विजडम सामने आना चाहिए ताकि एक ये कंट्रोवर्सी सेट एट नॉट हो जाए। लेकिन इसमें एक चीज देखनी बड़ी जरूरी है कि ये जो आज हमने देखा कि जिस तरह के रिमार्क्स आ रहे हैं और जिस तरह की ऑब्जर्वेशंस हो रही हैं, मैं समझता हूं कि इस पे ऑब्जर्वेशंस और रिमार्क्स से ज्यादा स्टेक होल्डर्स को सुनना चाहिए। इसमें जो जजेस का खत है उसको भी पढ़ा, उसके बारे में भी अटॉर्नी जनरल ने या उनके जो कमेंट्स थे या उनकी जो रिपोर्ट थी वो भी पढ़ी। इसमें एक तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाएं और एक मुफस्सल किस्म की एक समाअत हो और उसमें ये चीजें तय हो जानी चाहिए। देखिए रबिया साहिबा भी और रऊफ क्लासरा साहब, आपके सामने हमारी जुडिशियल तारीख जो है वो उसकी इतनी ताबनाक जो है तारीख नहीं है। हमने देखा कि 88 में जब मोहम्मद खान जुनेजो साहब की असम्बली की बहाली का जो है बिल्कुल सबको पता चल चुका था कि वो जो जनरल जयाउल हक का 58(2)B का जो हुक्म था उसको सेट असाइड किया जा रहा है। और मैं उस वक्त एक यंग वकील था, 88 में मैंने अप्रेंटिसशिप स्टार्ट की थी। मैं बिल्कुल पेशावर रोड के सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में मौजूद था कि जब मोहम्मद खान जुनेजो साहब अपने बाकायदा प्रोटोकॉल उनका आ चुका था और यही अंदिया दिया जा रहा था कि अभी वो बहाल हो जाएंगे और वो वज़ीर आज़म के तौर पर वापस जाएंगे, लेकिन बैक डोर से फिर एक डिप्लोमेसी हुई या जो भी हुई, पैगाम दिया गया, उसमें
उन्होंने जनरल जियाउल हक के जो फेल को तो गैर आईनी गैर कानूनी करार दिया, लेकिन जुनेजा साहब की असेंबली बहाल नहीं की। तो ये तो वहां से और उससे पीछे भी अगर हम चले जाएं तो वो मुदाखलत जो है वो तो हमें हर जगह नजर आती है। उसके अलावा भी जितने भी हमारे बाद में भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हुए, हमें कभी दबे अल्फाज में हमें इस चीज का इजहार किया, लेकिन ये बात तो बिल्कुल आया थी कि एजेंसीज का किरदार जो है वो हमारी न सिर्फ हुकूमत के इंतजामिया के ऊपर बल्कि अदलिया के ऊपर भी रहा है। तो मैं समझता हूं कि एक अच्छा मौका है, इसका फायदा उठाते हुए बड़ी संजीदगी से, इसमें यह भी नहीं है कि हम इदारों के खिलाफ जो है एक माहौल बनाएं, ऐसा भी नहीं है। अच्छा इदारों की आपने अपनी अहमियत है। आपने सर बड़ा तफसील से इसका बैकग्राउंड और चीज़ें बताई, जैसे अभी आपने वो जुनैद साहब के दौर के बताई, भुट्टो साहब का देखें, उस वक्त भी जजेस जो हैं उन्होंने उसके बाद में माना नसीम हसन शाह साहब ने चीफ जस्टिस साहब जो बाद में बने कि दबाव था वो इरोजन, तो वहाँ से भी एक बंदे को, एक प्राइम मिनिस्टर को, बंदा भी नहीं, एक प्राइम मिनिस्टर को चले फांसी किसी को भी लगे, किसी बंदे इंसान को या प्राइम मिनिस्टर के ज़्यादा एक उनको भी फांसी लगी इसी तरह इंटरवेंशन पे सर। तो आज एक और बड़ी दिलचस्प बात हुई, वहाँ पे दो साबिक चीफ जस्टिस हाई कोर्ट्स के मौजूद थे, मंसूर अली शाह साहब भी और अतर मनीला साहब भी, इस्लामाबाद और लाहौर के। उन्होंने कहा जनाब कि जब तक हम थे तो वहाँ पर कोई इंटरवेंशन, कोई इस तरह की इंटरफेरेंस नहीं हो रही थी। तो जस्टिस अतर मनीला साहब तो रिसेंटली हैं, मेरा ख्याल है 2 साल भी शायद अभी पूरे नहीं हुए होंगे। तो ये 2 साल के अंदर अंदर फिर ये कैसे इतनी इरोजन हुई है, कैसे इंटरफेरेंस, तो इसका किसको आप ब्लेम करेंगे? मतलब है कि वो कहते हैं मैन बिहाइंड द गन भी अब मैटर करता है कि अतर मनीला साहब चीफ जस्टिस बैठे थे तो किसी को जरूरत नहीं हुई, उनके जाने के बाद उन्हें फील हुआ कि यस नाउ वी कैन इन्फ्लुएंस समवन एल्स। डॉक्टर साहब मैं आपको एक बात बताऊं सर, एजेंसीज की अहमियत को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैं आपको ये तजुर्बे की बात बता रहा हूं, मैं किसी को कंट्रोवर्ट नहीं करूंगा या किसी को जो है वो नहीं गलत साबित करने की कोशिश नहीं करूंगा, लेकिन एक बात जरूर है कि इंतजामी सतह के ऊपर हमेशा चीफ जस्टिस जो है वो चाहे हाई कोर्ट के हों या सुप्रीम कोर्ट के हों, सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर कुछ रियासती जो अहम मामलात हैं, पॉलिटिकल इंटरवेनेंस की मैं बात नहीं कर रहा, इनका आपस में राब्ता हमेशा रहता है। ये इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है ये कोई गैर मुल्की इंटेलिजेंस एजेंसीज नहीं है। देखिए हमारी जितनी हाई कोर्ट्स हैं, जितनी अहम तनसीबात हैं, प्रेसिडेंट हाउस है, पार्लियामेंट है, आपके वजीर आजम हाउस है, वजीर आला हाउस है, वहां पे पुलिस की स्पेशल ब्रांच पुलिस की इंटेलिजेंस होती है, वो तमाम सिक्योरिटी मामलात को देख रही होती है। अगर आप ये कहें कि उनके आप किरदार को यकसर ही खत्म कर दें, वो नहीं हो सकता। ये जरूर इंश्योर करें कि उनकी जो मुदाखलत है रियासती इदारों की उनके फैसलों की हद तक, वो बिल्कुल भी उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अरे सर आपने बड़ी एक अहम बात की, गाइडलाइन देनी चाहिए। सर लोगों के जहनों में सवाल एक पैदा हो रहा होगा आपका सुन के, ये जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि वो इस तरह राब्ते करते भी हैं, बहुत सारे सिक्योरिटी के, नेशनल सिक्योरिटी, अदरवाइज बहुत सारे इश्यूज हैं जो वो मुनासिब समझते हैं कि जज साहबान को। इसका एक और तरीका भी है, आप खुद हाई कोर्ट के बड़े ऑनरेबल जज रहे हैं, कि जब आप आते हैं वहाँ पे एक पार्टी बने हुए हैं केस में, आप पार्टी भी बन सकते हैं, एजेंसीज भी बन सकती हैं, अपने अटॉर्नी जनरल के ज़रिए, अपने एडवोकेट जनरल के ज़रिए वो आ सकते हैं कि हम भी अपनी सबमिशन देना चाहते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट में भी कई दफ़ा हमने देखा हुआ, और ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग वो जज साहब को बता भी सकते हैं कि सर हम आपके साथ आपके चेंबर में बात करना चाहते हैं, या मतलब ऑफ कैमरा बात करना चाहते हैं, या यहाँ पे आप ये उसमें जो बैठे हैं, मीडिया बैठा है, दीगर लोग हैं, इनको हटा दें, वी वांट टू ब्रिंग सम फैक्ट्स इन, आपके सामने लाना चाहते हैं। तो ये चीज़ें प्रैक्टिसेस तो दुनिया भर में मानी जाती होते हैं कि एजेंसीज आएँ, अपना वकील करें, अटॉर्नी करें, वट और वो आगे जजेस को अपना केस पेश करें, रादर दैन जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं 6 जजेस ने, वो तो बड़े सीरियस नेचर के हैं, थ्रेट्स करना, अबडक्ट करना, कैमरे लगाना, उनको मतलब बुली करना, या मतलब दूसरे लफ्जों में दबाव डालना, दैट समथिंग डिफरेंट। आप एक और बात कह रहे हैं, ये और बात है सर, दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं सर। देखिए हम इस चीज को तो कभी भी कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता कि अगर अदलिया को इस तरह जो है प्रेशर के नीचे लाया जाए या उनकी खुद मुख्तारी जो है उस पर असर आए। वो तो आप देखिए, वो तो हम तमाम मुल्क के शहरी, हम वकला और बार एसोसिएशन, बार काउंसिल्स, वो तो बिल्कुल हम अदलिया के साथ खड़े हैं कि उनकी जो खुद मुख्तारी है उस पर कभी भी हम आंच नहीं आने देंगे और आने भी नहीं चाहिए। मैं अभी ये लेकिन समझता ये हूं कि ये एक अच्छा मौका मिल गया है
कि एक चीज सामने आ गई है, लोग भी उस पर बातें कर रहे हैं और ये कुछ पैरामीटर्स तय होने चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि क्या हम जब एक जज को कोई प्रेशर आता है तो उसको भी क्या करना चाहिए। मैं ये पूछना चाह रहा था, बड़ा अच्छा आप इस तरफ हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहबा ने कहा है कि जनाब के जो जज ये दबाव को बर्दाश्त नहीं कर सकता तो उसको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, जो आज कोर्ट हुआ है, रिपोर्ट हुआ है वहाँ से। और प्लस कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, साथ आप इस पर भी तबसरा करते जाइएगा, कि जनाब कि आपको सुप्रीम कोर्ट जाने की क्या ज़रूरत है लेटर लिखने की, आप खुद जज हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, आपके पास पावर्स हैं, आप एग्जेक्टिव को बुला सकते हैं, किसी को बुला सकते हैं, तो इन्हें अदालत का नोटिस कर सकते हैं। तो वो जज साहबान खुद ये स्टेप क्यों नहीं लेते कि जिन जिनको प्रेशराइज अप्रोच किया गया वो खुद उनको तौहीन अदालत का नोटिस करके अगले दिन बुला सकते थे कोर्ट में, या उनके सरबराह को बुला सकते थे एजेंसीज के। तो ये ज़रा बताइएगा दोनों चीज़ों को आप कैसे देखते हैं कि उनका जस्टिस मुशर्रफ साहबा का ये बयान कि जो जज इस तरह उसको रेजिस्ट नहीं कर सकता उसको ये कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, दूसरा कि आप खुद उस वक्त क्यों आपने एक्ट करके नोटिस जारी क्यों नहीं किए, जो मतलब उन पर तनकीद आती है, बाज़ लोग एक साइड ये भी कहते हैं कि आप अपने लिए खुद क्यों नहीं खड़े हो रहे, खुद उनको अगले दिन बुला लें सर कोर्ट में, आप क्यों सुप्रीम कोर्ट को लिख रहे हैं, वही पावर्स आपके पास भी हैं जो सुप्रीम कोर्ट के पास भी हैं। जोब साहब, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि उनका ये जो ख्याल है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसकी एक वजह बताता हूँ। इसमें जो सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ कि जो वुल्नरेबल पोजीशन में होती है वो हमारी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है। अब ये जो 6 हमारे मौजूद जज साहिबान का खत है उसमें एक कंपोनेंट ये भी है कि हमारी जो मातहत अदलिया है डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी वो भी इस तरह की सूरत हाल का शिकार है। तो अब बात यह है कि जो तौहीन अदालत की कार्रवाई करने का इख्तियार जो है आईन पाकिस्तान ने दिया है वो सुपीरियर जुडिशरी को दिया हुआ है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को, और उसको आगे जो रेगुलेट करता है जो लॉ है वो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003। अब उसके तहत जो मातहत अदलिया है डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी वो जुरिस्डिक्शन इन्वोक नहीं कर सकती। अगर किसी मातहत अदलिया की कोई तौहीन हुई है या ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस हुआ है और वो जो हमारी मातहत अदलिया के जो हमारे अफसरान हैं जुडिशियल, चाहे वो सेशन जजेस हैं, सिविल जजेस हैं, मैजिस्ट्रेट्स हैं, वो मेंबर इंस्पेक्शन टीम होता है एक हाई कोर्ट का जो कि उनके मामलात को देख रहा होता है, वो बाउंड है कि ऐसी सूरत में वो उनको शिकायत दर्ज करवाए। उसके ऊपर जो है फिर हर हाई कोर्ट में इंस्पेक्शन जजेस होते हैं जो कि मुख्तलिफ कोर्ट्स को जो है रेगुलेट या उनको मॉनिटर या उनको सुपरवाइज कर रहे होते हैं। तो ये मामलात जब उधर चलते हैं तो फिर ये हाई कोर्ट का फर्ज बन जाता है कि वो अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन इन जस्टिस कॉज कर रहा है लोअर जुडिशरी में या तौहीन अदालत कर रहा है या उनकी ऐसी शिकायत है तो वो आर्टिकल 204 रेड विद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 उस शख्स को बुला सकते हैं, सुओ मोटो भी बुला सकते हैं, उसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करके उनको जो है कानून के मुताबिक सजा भी दे सकते। अच्छा सर, एक और बताएं सर, अभी आज भी इस पर डिस्कशन हुई, बहस हुई, चीफ जस्टिस साहब के अतर मनीला साहब ने बड़ा लॉन्ग एक उन्होंने अपना इंतहा खूबसूरत अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने भी दिया, काजी साहब ने भी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। एक चीज़ सर वो दें, क्या जुडिशरी को खुद भी ब्लेम लेना चाहिए? जैसे आज बात हुई है, काजी साहब ने कहा कि हम खुद भी तो इन्फ्लुएंस हम इनवाइट करते रहे हैं, हम खुद एजेंसीज़ को हमने इन्वॉल्व किया, रेफरिंग टू नवाज शरीफ साहब की जो JAT बनी थी तो उस वक्त की जो बड़े बड़े नाम थे सर, बिग नेम्स, उन्होंने बैठ के खुद जो JAT बनाई थी जो आज डिबेट हुई है उस पर, उसमें उन्होंने एक ब्रिगेडियर साहब जो हैं ISI से लिए, एक उन्होंने MI से लिए, लेने को तो पुलिस के भी ले सकते थे, FIA के भी ले सकते थे, बड़े बड़े नाम भी थे। तो वो ये मतलब एक आर्गूमेंट आ रहा है जब जुडिशरी खुद इंटेलिजेंस एजेंसीज को कहेगी कि अपने अफसरान दें और ये सारी चीज़ें आप बैठ के इन्वेस्टिगेट करके दें, तो जुडिशरी तो खुद इन्वाइट कर रही है एजेंसीज को, फिर शिकायत किस चीज़ की है जी? कल को वो अगर उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते, फलां केस कैसे हो रहा है, ठीक हो रहा है, गलत हो रहा है, उसको सजा देनी है नहीं देनी, जैसे जनरल फैज साहब पे शौकत सदीकी साहब ने इल्ज़ाम लगाया थे, मेरे घर आए थे और इन्होंने मुझे ये कहा। तो जुडिशरी जब ये खुद काम कर रही है सर, तो फिर देन वे आर अगेन वो फिर कंप्लेंट क्यों कर रहे हैं कि एजेंसीज इन्वॉल्व हो रही है? ये तो इन्वॉल्व उनको खुद कर रहे हैं अपने अफेयर्स में सर। देखिए रऊफ साहब, मैं आपको बताऊं कि आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये जो हम खुद जो इनवाइट करते हैं उनकी इनवाइट करने की एक वजह है। उसकी वजह ये है कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, चाहे वो सिविलियन साइड पे हैं, चाहे वो आर्मी या ISI के साइड्स पे हैं, वो उनके पास जो है वो वेल इक्विप्ड हैं, उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी और ऐसी चीजें मौजूद हैं कि वो जो चीजों की तफ्तीश तहकीक करके उसकी बड़ी
क्विकली जो है वो चीजें सामने ला सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात आपको एक वाकया याद दिलाऊंगा। मैं समझता हूँ कि वो वक्त था कि जब जुडिशरी को और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को खड़े हो जाना चाहिए था, एक स्टैंड ले लेना चाहिए था। वो तब था कि जब मियां नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली के अगेंस्ट हेवन फील्ड अपार्टमेंट और वो जितने केसेस चल रहे थे, तो हमारे एक बड़े सीनियर रिपोर्टर जो है जियो के, उन्होंने एक सर्विंग इंटेलिजेंस ऑफिसर को जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अदालती कमरे से बाहर आते हुए देखा और उनका वो जो तस्वीर थी या उसकी जो क्लिप था वो बिल्कुल वायरल भी हुआ, वो डिस्प्ले भी किया गया। तो उस वक्त मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को उस पे सुओ मोटो लेना चाहिए था कि एक सिटिंग इंटेलिजेंस एजेंसी का ऑफिसर जो है वो एक सेंसिटिव केस जो कि सुप्रीम कोर्ट ने ही रेफर किया हुआ है, उसकी समाअत जो है या उस जज साहब के चैम्बर से निकल रहा है, तो उस वक्त मैं समझता हूं कि दैट वाज द हाई टाइम कि उस पर हाई कोर्ट्स को भी, क्योंकि हाई कोर्ट की सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन होती है ओवर दी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, और सुप्रीम कोर्ट को भी जो है वो उस वक्त सुओ मोटो लेना चाहिए। लेकिन एक बात बताएं सर, आपने बड़ा एक केस आपने पॉइंट आउट किया, फेयर एनफ, लेकिन चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब जो हैं उन्होंने भी तो अगर ISI, DGMO और टॉप के और जनरल जो हैं वो उनसे मिले थे चेंबर में जाके, उन्होंने भी उनसे ब्रीफिंग ली थी, उन्होंने अपने यहाँ इलेक्शन के केसेस थे या दीगर जो भी केसेस थे, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये खुद कर रहे थे, तो फिर उस बात पे आप कह रहे हैं सुओ मोटो लेते अगर एक और इंटेलिजेंस के अफसर जाके मिले जज साहब, यहाँ तो चीफ जस्टिस साहब खुद मिल रहे थे सर। नहीं, वो उसमें फर्क है। देखें, एक खुद इनवाइट करना, देखिए बात ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या DG ISI MI या इवन DG मिलिट्री जो हमारी सिविलियन साइड पे इंटेलिजेंस ब्यूरो, वो स्टेट के फंक्शनरीज हैं सारे, उनको बिल्कुल बुलाया भी जा सकता है, उनकी आपस में मुलाकात भी हो सकती है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ये कोई एलियंस तो नहीं है, ये हमारी। सर एक बात बताएं सर, आप क्योंकि हिस्ट्री के स्टूडेंट भी हैं चीज़ों के, जब जनरल मुशर्रफ साहब ने बुलाया था इनको, ये चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब को, उन पर बहुत सारी तनकीद भी आती है, तारीफ भी करते हैं, दोनों तरह के हैं, तो वहाँ पे 3 टॉप मतलब इंटेलिजेंस एजेंसीज के सरबराह बैठे थे। ISI के जनरल क्यानी थे, मेरा ख्याल है MI के नदीम साहब थे, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो उस ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब थे, और 2 जो मतलब उनके चीफ ऑफ स्टाफ जनरल हामिद जवेद साहब, और 8-10 स्टाफ के जनरल सर्विंग बैठे थे। उन्होंने दबाव डाला उन पे कि आप क्विट करें, रिजाइन करें, एंड ही स्टूड हिज ग्राउंड, मतलब जो भी कहें। तो जब ये जजेस, एक जब चीफ जस्टिस ने रास्ता दिखाया था कि मेरे ऊपर 10 जनरल दबाव डाल रहे, मैं फिर भी क्विट नहीं कर रहा, मैं उनकी मर्जी का काम नहीं कर रहा, व्हाई नॉट अदर्स? ठीक है डॉक्टर अफसर साहब, मैं आपको जरा थोड़ी सी हिस्ट्री दुरुस्त कर दूं, जरा शार्ट सा दीजिएगा, टाइम हमारे पास काम में, जरा थोड़ा मैं आपको एक अर्ज कर सर, मैं आपको ये अर्ज कर दूं कि इफ्तिखार चौधरी साहब उस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे, उनको आर्मी हाउस बुलाया नहीं गया था, वो एक शेड्यूल्ड मीटिंग थी, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान या चीफ एग्जीक्यूटिव के दरमियान शेड्यूल्ड मीटिंग थी, एक इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस होनी थी। वो जो मीटिंग का एजेंडा था बेसिकली वो था, उसके लिए चीफ जस्टिस जो है वो उस वक्त के प्रेसिडेंट जनरल परवेज मुशर्रफ की दावत पे वहां गए हुए थे। वहां पे पहले वो चीजें डिस्कस हुई, तो फिर उनको ये सिचुएशन कन्फ्रंट की गई कि वहां शौकत अजीज साहब ने इनके खिलाफ एक रेफरेंस फाइल किया था, फिर उनको कन्फ्रंट किया गया कि आपके खिलाफ ये शिकायत है। उधर ये सिनेरियो हुआ था, और उस वक्त बिल्कुल चीफ जस्टिस जो उस वक्त थे इफ्तिखार चौधरी साहब, उन्होंने वो बगैर किसी दबाव में आए हुए उन्होंने रेजिस्ट किया और वो वापस आ गए। और उसके बाद आपने देखा कि पूरे मुल्क की वकला जो है वो अगले दिन जो है वो सड़कों पे थे, और उन्होंने फिर एक रेजिस्टेंस की पूरी मूवमेंट चलाई, जिसमें बाद में सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल पार्टीज भी शामिल हो गई। और वो मूवमेंट जो थी वो जनरल मुशर्रफ की जो रुखसती है उसका सर, आपके साथ फिर इस पे कोई भी वो डिटेल से आप मेहरबानी करते हैं, मैं टाइम देते रहते हैं, कुछ और कोई आज अहम चीजें रह गई थी और फर्दर भी ये डेवलप हो रही है, हो सकता है कल हम आपको थोड़ा सा फर्दर कोई आपसे रिक्वेस्ट करें, कुछ 1-2 चीजें। मोस्ट वेलकम जी सर, आप यू आर वेरी काइंड ऑलवेज सर, वेरी आर्टिकुलेट एंड लर्नेड,
कल इंशाल्लाह सर आपसे फिर रिक्वेस्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया। शाखावर साहब हमारे साथ मौजूद थे, एक्सक्लूसिव अपनी गुफ्तगू कर रहे थे, व्यूज शेयर कर रहे थे। और यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे ये जो गंदम स्कैंडल है इसके हवाले से कुछ दस्तावेजी सबूत हैं और सोहेल भट्टी साहब ने इसके ऊपर काफी काम किया स्टोरी पर, उनसे इसकी डिटेल्स जानेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक और बात करेंगे गंदम स्कैंडल की। क्लास साहब, ये क्या स्कैंडल है, ये क्या मामला है? कुछ हमारे पास इसकी दस्तावेजी सबूत भी हैं, आपने काफी काम किया है स्टोरी के ऊपर, जरा डिटेल से बताएगा क्या मतलब है ये स्टोरी जो है एक मुश्तरका काविश है, मेरी थोड़ी सी कोई हम्बल कोई कंट्रीब्यूशन है, हमारे सोहेल भट्टी साहब इज वन ऑफ द बेस्ट रिपोर्टर्स, उनके सो हमारा जॉइंट वेंचर है, हम दोनों ने इस पे जरा ये काम किया है। एंड इट्स अ वेरी शॉकिंग फैक्ट्स, क्योंकि हर कोई पूछ रहा था ये गंदम स्कैंडल जो 85 बिलियन की बात हुई है तो ये कहाँ से आया, किधर से आया। अब तक तो सिंपली आप बातें सुन रहे थे, नोबडी वाज कमिंग आउट विद द डॉक्यूमेंट्स विद द स्टोरीज के हुआ क्या है, किसने अप्रूवल दी, किसने इनिशिएट किया, कैसे मतलब ये सब कुछ हुआ, नोएगली कौन कौन से प्लेयर थे, हुकूमत कौन सी थी, कहाँ से शुरू हुआ, किसने माल बनाया, कराची लाहौर की पार्टीज क्या थी, मतलब ये मतलब बातें हो रही थी, जर्नल ये बातें हो रही थी। नो वी कैन क्लेम विद द डॉक्यूमेंट्स विद द फैक्ट्स कि सारा कुछ हुआ कैसे है। सो वी आर मतलब शेयरिंग विद जो ऑल द ऑफिशियल मतलब जो डाटा है, अप्रूवल्स हैं, समरीज हैं, सब कुछ। इसमें जो मेन मतलब पहले से मैं अगर कोई करेक्टर बता दूं कि कौन कौन से लोग इसमें हैं, फिर हम उसके बाद सोहेल भट्टी साहब को भी उनसे भी उनका जो इन्फॉर्मेशन है वो भी शेयर करते हैं, हमारे साथ ही हैं वो। ये असल में बेसिकली शुरू हुआ था यहाँ पे कि इन्होंने कहा गंदम का हमारा पिछले साल का टारगेट पूरा नहीं हुआ, तो देन जो सेक्रेटरी जी थे उस वक्त के, इनका नाम मोहम्मद महमूद साहब, ये वही हैं जो ये रिंग रोड वाले केस में जेल में भी रहे थे। इनको उठा के ये शहबाज शरीफ साहब जो है ना सेक्रेटरी एग्रीकल्चर लगा दिया था और इनके इंक्वायरीज वगैरह जो है ना सारी वो साइड पे कर दी थी। और ये शहबाज शरीफ साहब के बड़े लाडले समझे जाते हैं, बड़े करीब हैं मोहम्मद महमूद साहब जो हैं। ये नंदीपुर ये प्रोजेक्ट में भी रहे, इनको वही मैंने कहा जेल भी हुई, सजाएं उसमें हुई, वो सब कुछ हुआ। इन्होंने एक समरी भेजी 10 अक्टूबर को, इस दौरान में निगरान हुकूमत आ चुकी थी। इससे पहले हुआ यह था, इंटरेस्टिंगली इट स्टार्टेड फ्राम जुलाई में जब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी तो उस वक्त एक समरी भेजी थी, ईसीसी ने भेजी कि हमें इस वक्त गंदम मंगानी चाहिए क्योंकि होल्डिंग हो रही है, जखीरा अंदोजी हो रही है, वीट की प्राइसेस बढ़ रही हैं और स्टॉक हमारे पास लो है, हमें गंदम इंपोर्ट करनी चाहिए। जुलाई में इन्होंने, जब शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, इन्होंने समरी भेजी तो ईसीसी ने उसको ना डेफर किया, उसको अप्रूवल नहीं दी। मतलब एक आखिरी फिर इनका इजलास हुआ 8 अगस्त को, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत से 2-3 दिन पहले। उन्होंने इसको नहीं रोक दिया कि हम ये गंदम अभी नहीं मंगवा रहे, इंपोर्ट नहीं करेंगे। सो शहबाज शरीफ साहब का जो दौर था इसमें से निकल गया है, इनिशिएट हुई थी, फेयर इनफ। इंपोर्टर इसके पीछे थे, उन्हें बहुत सारा पैसा नजर आ रहा था क्योंकि लोकली तौर पर होल्डिंग हुई थी, उन्हें यह हाथों हाथ बिकेगी। सो उन्होंने दोबारा पूछ किया इसको कि ये जो हमारी समरी थी, हमारी चीजें, इन्होंने क्या किया कि निगरान हुकूमत आ चुकी थी, इन्होंने जनाब दोबारा इन्होंने 1 सितंबर को इन्होंने दोबारा वो समरी दोबारा मूव करवाई इन्होंने। इसके बाद इस समरी पे ये प्राइम मिनिस्टर हाउस में उस वक्त ये काकड़ साहब जो है प्राइम मिनिस्टर थे, इनकी ऑफिस की तरफ से इसी समरी पर उस वक्त सैयद शकील शाह साहब हैं एडिशनल सेक्रेटरी, इन्होंने कोई 3 पॉइंट्स इन्होंने बना के दिए। सो टेक्निकली इन्होंने उसकी अप्रूवल दी, लेकिन कहा जी इंपोर्ट प्लान बना लें, सरकारी सेक्टर के साथ ही प्राइवेट सेक्टर के साथ भी मिलकर बैठें और एक प्लान बना लें इंपोर्ट करने का। अब इन्होंने बैठ के, बाकी डिटेल तो अभी हम उनसे लेते हैं, जो मजे की चीजें हैं, इन्होंने जो एक प्लान इंपोर्ट वालों ने बना के दिया, इनिशियली था कि 10 लाख टन मंगवाते हैं और अल्टीमेटली 30 लाख टन से ज्यादा मंगवाएगी, कैपिंग खत्म कर दी, जिसने मंगवानी है फ्री फॉर। मान लिया कि आपको जरूरत होगी 1-2 शिप होंगे, या मतलब ये आपके, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, मैं उस वक्त इसके कैलकुलेट कर रहा था, ये जो वेसल्स आई हैं इस मुल्क में वो आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि कितनी कश्तियां मंगवाई गई हैं या जहाज मंगवाए गए हैं वीट से भरे हुए। और ये कराची और लाहौर की पार्टी थी, एक 37 एक थी, 16 एक थी, मतलब मोर देन 50 जो है आपने वेसल्स भरे हुए आपने गंदम के मंगवाए हैं। इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज थी वो एक वेसल 15 मार्च को लैंड की है, एक महीना पहले। जब आपकी सिंध की फसल आना शुरू हो जाती है, पंजाब में भी कटिंग। इस मुल्क के साथ जुल्म देखें पॉलिसी मेकर्स का, जिन्होंने फैसले किए हैं निगरान हुकूमत में, उन्होंने बैठ के उस प्लान की अप्रूवल दी। जब इस मुल्क में उन्होंने कहा जी 15 मार्च को भी आपकी वैसल जहाज जो है ना वो आएगा वहां पर। इसमें मेन चीज है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स शामिल थी, इजाज गौर साहब कॉमर्स मिनिस्टर थे, डॉक्टर कौसर अब्दुल्ला साहब जो हैं वो आ चुके थे, वो भी इस फैसले में इन चीजों उन्हीं ने इनिशिएट की थी समरी। डॉक्टर कौसर अब्दुल्ला मलिक साहब वो वजीर तिजारत थे, वो इसमें शामिल थे। इसमें प्राइम
मिनिस्टर हाउस जो है वो शामिल था, इसमें फाइनेंस मिनिस्टर ये शमशाद अख्तर साहबा शामिल थी। उन्होंने ये कहा उल्टा कि ये प्राइवेट सेक्टर को दें, ये इंपोर्ट करें, पास्को और ये टीसीपी ना करें। अगर आपने मंगवानी है स्ट्रेटेजिक रिजर्व के लिए तो पास्को टीसीपी को कहें 1 मिलियन मंगवा लें। इन्होंने ओपन कर दिया, रुख कर दिया प्राइवेट सेक्टर का कि जितनी आप चाहते हैं आप वो मंगवाएं। सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। आखिरी शिप जो है आपका ना, बाकी डिटेल उनसे भट्टी साहब से लेते हैं, और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं इसमें, पार्टीज के नाम भी हैं, सब कुछ है। आखिरी शिप इन मुल्क के लोगों ने बैठ के, निगरान हुकूमत के वजीरों ने, उनके सेक्रेटरीज ने, ब्यूरोक्रेसी ने मिल के आखिरी शिप की अप्रूवल दी 15 मार्च को। और अप्रैल में आपके यहाँ पे गंदम जो है ना आपकी अपनी फसल होते, दैट्स द रीजन के दिस फार्मर्स आर सफरिंग। बाकी डिटेल जरा भट्टी ठीक है, हमें ज्वाइन किया है सुहेल भट्टी साहब, सीनियर सहाफी उन्होंने, और जिस तरह क्लास साहब ने बताया कि उन्होंने भी स्टोरी के ऊपर एक्सक्लूसिवली काम किया, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सुहेल भट्टी साहब। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सुहेल भट्टी साहब, जिस तरह क्लास साहब ने भी बताया कि डिफर किया जो इस समरी को शहबाज गवर्नमेंट में जब ये पेश की गई, और उसके बाद जब केयर टेकर गवर्नमेंट आती है और फिर दोबारा ये समरी भेजी जाती है, तो क्या उन तमाम चीज़ों को, नोट्स को नहीं देखा गया कि इसको डिफर किया है और कोई रीजंस हैं, और ये तमाम चीज़ें कि आगे गंदम की फसल का हमारा पाकिस्तान में टाइम आने वाला है, ये क्या हुआ, इन सब चीज़ों को क्यों नहीं देखा गया? अच्छा रबिया, इसको मैंने इस पूरे डिटेल इस सारे मामले को पढ़ा, रिपोर्ट किया इससे पहले जब ये डिसीजन हुआ था लास्ट ईयर अक्टूबर 2023 में। लेकिन ये फैक्ट्स किसी के वहमो गुमान में है कि बैक एंड पे गेम क्या हो रही है। अब ये एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट हासिल हुए और अकलास साहब ने बहुत जबरदस्त अंदाज में इसकी तफसील बयान की। मैं अपने नाज़रीन को थोड़ा सा दो तीन अहम पॉइंट्स है वो जरूर एक्सप्लेन करना चाहूंगा। गंदम या कोई भी चीज आप जब एक्स्ट्रा कमोडिटी की जो आप इंपोर्ट करते हैं, शॉर्टेज की वजह से करते हैं। इंटरेस्टिंगली जो लास्ट फिस्कल ईयर में यानी कि गुज़श्ता माली साल में जो गंदम इंपोर्ट करने के लिए जो माहौल बनाया गया, उस लास्ट फिस्कल ईयर में जो जून 2023 में मुकम्मल हुआ, पाकिस्तान में गंदम की किल्लत नहीं थी, बम्पर क्रॉप हुई थी। प्राइवेट सेक्टर ने एक एफर्ट्स की, गवर्नमेंट को बताया गया कि आपने स्ट्रेटजिक रिजर्व रखने 2 मिलियन टन के रखने चाहिए, तो उसके लिए इंपोर्ट कर लेते हैं। अदरवाइज शॉर्टेज नहीं थी, बम्पर क्रॉप हुई थी। इवन उससे पिछले साल की जो फसल थी 16 लाख टन, उसको हम स्टॉक्स भी हमारे पास मौजूद थे, 28.18 मिलियन टन की हमारी पैदावार हुई। और फिर प्राइवेट सेक्टर ने एफर्ट्स करके 6 लाख टन इंपोर्ट की। अब वो चाहते ये थे, और सारा इस जो सरकारी दस्तावेज के अंदर सब कुछ कहानी मौजूद है। और अब ये प्राइम मिनिस्टर ने जो इंक्वायरी इनिशिएट तो कर दी है, लेकिन अब कंक्लूड करते हुए मेरे ख्याल शायद उनके भी हाथ कांपेंगे, क्योंकि उनके अपने प्यारों के इसमें नाम आएंगे। प्राइवेट सेक्टर ने गवर्नमेंट को कहा कि नहीं, हमने 2 मिलियन टन इंपोर्ट करनी है, हमें 1.6 मिलियन टन की मजीद इजाजत नहीं। गवर्नमेंट का इनिशिएटिव किसी डिपार्टमेंट ने नहीं किया। अच्छा, ये जो उन्होंने, अच्छा मुझे थोड़ा सा बताइएगा सुहेल, यू हैव वर्कड हार्ड ऑन दिस स्टोरी, कि ये पहले तो यही कहा गया जी होल्डिंग हो रही है, प्राइस एस्केलेशन हो रही है, आटे की कीमतें बढ़ रही हैं, तो लिहाजा हमें स्ट्रेटेजिक रिजर्व के तौर पर 1 मिलियन मंगवाना चाहिए और टीसीपी और पास्को के जरिए मंगवाना चाहिए। इसकी सपोर्ट की उन्होंने, ये कॉमर्स मिनिस्ट्री ने भी की, बाकी ने भी की। लेकिन बाद में फाइनेंस मिनिस्ट्री कहती है कि नहीं जनाब, आप प्राइवेट सेक्टर को कहें, वो जितनी चाहे मंगवाए। तो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री का इसमें क्या रोल है, शमशाद अख्तर साहबा का उस वक्त के जो यहीं से सर असल क्लास साहब, यहीं से असल खेल शुरू हुआ है। और इससे पहले एक और पॉइंट मैं क्लियर कर दूं, जैसे मैंने कहा कि बम्पर क्रॉप हुई थी, शॉर्टेज किसी सूरत नहीं थी। प्राइवेट सेक्टर पिछले 1-2 और सालों में भी वो खेल रहे थे, इस दफा उन्होंने खेल को समझ चुके थे। पास्को और जो सूबाई महकमे है, असल पंजाब का ही सारा काम होता है, उन्होंने, उनको टारगेट था 7.80 मिलियन टन प्रोक्योर करना था। मार्केट में गंदम थी, उन्होंने प्रोक्योर ही नहीं की। किसी ने उससे नहीं पूछा कि आपने कम प्रोक्योर क्यों किए, उसको छोड़ के वो लग गए जनाब के होर्डिंग हो गई है, स्मगलिंग हो रही है। उसको भी नहीं रोकना, इंपोर्ट करते। जब डॉलर की शॉर्टेज थी, एलसी नहीं खुल रही थी, तो आप जाते क्रैक डाउन करते, जखीरंदोजों के पीछे जाते, स्मगलिंग रोकते। उसको रोकने के बजाय हमने कहा जी कि इंपोर्ट कर लेते। अच्छा, फाइनेंस का खेल शुरू हुआ। पहले कैपिंग थी, उस कैपिंग के ऊपर असल इशू था, फाइनेंस के ऊपर समरी से कमेंट इसलिए लिए गए, इंपोर्ट होना था, आपको डॉलर फॉरेन एक्सचेंज चाहिए था। फाइनेंस का रोल यहां तक था, लेकिन असल जो प्लेयर्स थे उन्होंने वहां से इंटरवीन किया। और फॉरेन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि आप जो है ना इनको फैसिलिटेट करें, प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करें, टीसीपी को ये ना करने दें। टीसीपी ने बेस्ट प्रपोजल दी, वजारत तिजारत ने उसको एंडोर्स किया कि आप हमें मंगवाने दें, गवर्नमेंट का 1 रुपया भी नहीं लगेगा और प्राइवेट सेक्टर से सस्ती गंदम लाएंगे जिसका एंड कंज्यूमर को भी फायदा पहुंचेगा। उससे पहले जब इंपोर्ट हुई है एंड कंज्यूमर को फायदा नहीं हुआ, उनकी तमाम तजवीज को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। और इस चीज को, अच्छा उसके बाद पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री ने लेटर लिखा, फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी की जिम्मेदारी थी, उनको बताते कि नहीं हमने कैपिंग करनी है, ये हमारा सब्जेक्ट है,
हमें पता है कि और ये वजाहत कर दें, ये सारा काम मैं रिपीट कर दूं, ये निगरान हुकूमत में के दौर में हो रहा था। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बिल्कुल इस अप्रूवल दे रहे हैं, काकड़ साहब का जो दफ्तर है वो अप्रूवल दे रहा है, कॉमर्स मिनिस्ट्री जो है उस वक्त इजाज गोहर साहब है, हम नाम ले रहे हैं, हमारे पास सबूत हैं, दस्तावेजी सबूत हैं सारी तमाम जो उनकी वजारत जो है इसको सपोर्ट कर रही है। साथ में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री डॉक्टर अब्दुल्ला कौसर साहब जो हैं, कौसर अब्दुल्ला मलिक साहब वो बैठे हुए हैं, उनकी मिनिस्ट्री, और ये मोहम्मद महमूद साहब ये उसको सारी इनिशिएट कर रहे हैं, और फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोग हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, और खुला खाता वो मतलब कहता है इट्स ए फ्री फॉर ऑल एंड नोबडी थिंकिंग। मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है जो इंपोर्ट प्लान की अप्रूवल दी गई है सोहेल, 15 मार्च 2024 की वैसल आ रही है, वो इंपोर्ट प्लान का हिस्सा है। तो हमारी ब्यूरोक्रेसी ये नलायक है, कोलैबोरेटर है, हिस्सेदार है, ये क्या है कि इन्हें नहीं पता था कि ये हमारी फसल आने वाली है अप्रैल में, कैसे आप वैसल मंगवा सकते हैं 15 मार्च को सर। और मोहम्मद महमूद साहब को मुझे ये बताइएगा कि इनके मतलब वक्त की मैं बात करूंगा, माथे का वक्त, ये जिस जगह जाते हैं डिजास्टर करते हैं। नंदीपुर प्रोजेक्ट के ये वो लगे थे, पीटी लगे थे, वहां पे आग लगी, बहुत बड़ा स्कैंडल है नंदीपुर का। ये रिंग रोड में इधर कमिश्नर पिंडी लगे, रिंग रोड स्कैंडल आ गया। इधर ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी लगे, ये बड़े बिलियंस ऑफ रुपीज का स्कैंडल आ गया। इनके वक्त के हैं, ये वक्त की डिटेल्स हैं मोहम्मद महमूद साहब की, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द होल स्कैम। सर इसके दो रीजन हैं। एक तो मोहम्मद महमूद साहब ने अपने आप को एस्टेब्लिश करवा दिया कि वो डूअर हैं, वो कोई भी मुश्किल से मुश्किल काम बहुत फास्ट ट्रैक पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। माशाल्लाह ये नजर आ रहा है, ये भट्टी साहब ये जो फाइल है ना सारी, ये नजर आ रही है कि उन्होंने उनकी तरह फास्ट ट्रैक पे किया है महमूद साहब ने, और उनको मेडल भी मिला हुआ है। मैं अगर गलत नहीं कह रहा, तमगा इम्तियाज दिया हुआ है कि जनाब ये सबसे बेस्ट ब्यूरोक्रेट है। जेल भी गुजारी हुई है इन्होंने। मेरे ख्याल ब्रेक लेनी है, आपने ब्रेक लेनी है, ले लें, वो भट्टी साहब को रखें साथ में। ठीक है भट्टी साहब साथ ही रहिएगा, ब्रेक के बाद डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सुहेल भट्टी साहब, हमारे पास टाइम थोड़ा कम है और डेफिनेटली हम स्टोरी को फॉलो अप में भी रखेंगे। कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपके क्या होंगे जो आपने मेन इसमें चीजें जो फाइंड आउट की? और आपके पास खबर थी कि शायद प्राइम मिनिस्टर ने इंक्वायरी भी ऑर्डर की है इसके वीट स्कैम की, लेकिन उनके अपने ब्यूरोक्रेट्स इन्वॉल्व हैं, ब्लू वाइल्ड लाइक मोहम्मद महमूद साहब एंड अदर्स। जी बिल्कुल, इंक्वायरी इनिशिएट हुई है, ये रिकॉर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को मिल चुका है, लेकिन अब देखना यह है कि शहबाज शरीफ कैसे हिम्मत करके इसको कंक्लूड करवाते हैं। और एक अहम पॉइंट, एक खत मौसूल हुआ है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को जो इस इंक्वायरी का हिस्सा बना दिया गया है, जिसके मुताबिक ये जो असल एक्चुअल फिगर प्रॉपर वर्किंग के बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में सबमिट हुआ है, किसानों को 380 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा है इस इकदाम की वजह से, और हुकूमत को बराह रास्त कौमी खजाने को 140 अरब रुपए का नुकसान पहुंचे। तो ओवरऑल इस खत के मुताबिक जो इस स्कैंडल का वॉल्यूम है वो तकरीबन 500 अरब से ज्यादा का है, और जिसके अंदर बुरी तरह से मुतासिर हो रहे हैं इस मुल्क के किसान। 500 अरब का ये, जी 500 अरब का ये स्कैंडल है, और जो इसमें तबका सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहा है वो किसान है, जो कि इस वक्त वैसे भी बुरी हालत में है, और उनके जो इस वक्त फसल को लेकर मामलात हैं वो बहुत ज्यादा संगीन है। हम इस स्टोरी को फॉलो अप करेंगे। बहुत शुक्रिया सुहेल भट्टी साहब, आपने एक्सक्लूसिव डिटेल्स हमारे साथ शेयर की। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।